हेलो एवरीबॉडी। हाय, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। थोड़ी ठंडी पड़ रही है, पुलिस की वैकेंसी आ गई है। फॉर्म मैंने पिछली भी वीडियो में कहा था कि फॉर्म फटाफट आप लोग भर दीजिए, तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। पीछे हमने जो आपको पढ़ाया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा था 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद आया 1833 का अधिनियम और 1853 का अधिनियम। और माय डियर, यहीं से कंपनी के शासन का द एंड हो गया। कंपनी का शासन खत्म। अब देखो, अंग्रेज जो है तिकड़मबाजी शुरू कर दिए। महारानी विक्टोरिया तिकड़मबाजी में आ गए। उसको लगा कि अब सही वक्त है कि भारत की सत्ता, भारत का शासन अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तो हमने आपसे कहा था कि दूसरे पार्ट में बात करूंगा। अब ऐसा क्यों हुआ, कौन सी ऐसी घटना घटी, ये थोड़ा सा समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फैक्ट पे मैं आऊं उसके पहले ये जानना जरूरी है, ये भूमिका को समझना जरूरी है कि ऐसा हुआ क्यों। तो मेरे प्यारे बच्चे, अंग्रेजों की गलती से एक ऐसा कानून आया कि जिसमें अगर राजा रानी के पास बच्चा नहीं होगा तो उसका शासन छीन लिया जाएगा, और इसी तरह की और हरामीपना इन लोगों ने शुरू किया। और भारत में जो विद्रोह हुआ वो कोई जनता का विद्रोह नहीं था, वो एक प्रकार से सैनिक विद्रोह या राजा रानियों का ही विद्रोह आप कह सकते हैं। ये कोई ना तो क्रांति थी और ना ही आम जनता का यह विद्रोह था। ये राजा रानियों और सैनिक विद्रोह के रूप में ही इसको जाना जाता है। कौन? 1857 का विद्रोह। अब 1857 का विद्रोह जब हो गया तो इनकी क्लास लगी वायसराय साहब की, वहां ब्रिटेन में क्लास लग गई कि का बे ये सब का चला रहे हो तुम लोग? इतना बढ़िया हाथ में पका पकाया देश आया, बानर भालू का देश, जैसा मन हो वैसा लूटो गुरु। अब तुम लोग जो है सब सत्यानाश करो, ऐसा है सब खत्म करो। अब यहीं से महारानी विक्टोरिया ने, ट्रिक पॉइंट यहां पे आता है, महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन अपने हाथ में पूर्णतः ले लिया। और यहां से एक नया अध्याय शुरू होता है माय डियर, ताज का शासन। एक नया अध्याय शुरू होता है, ताज का शासन, जिसको ताज के शासन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अभी तक जो शासन यहां कंपनी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दम पर, अब वह बात खत्म हो गई। अब डायरेक्ट शासन किसके हाथ में चला गया? वेरी गुड, महारानी विक्टोरिया के हाथ में। और यहां से शुरू होती है एक नया अध्याय, शुरू होता है ताज का शासन 1858 से 1947 तक। और यह हुआ सैनिक विद्रोह, राजा रानी का जो विद्रोह हुआ भारत के अंदर 1857 में, उसकी बदौलत। और फिर जब रानी ने अपने हाथ में ले लिया सब कुछ, पूरी बागडोर, तो एक नया एक्ट आया, एक नया अधिनियम आया, जिसको बोलते हैं 1858 का अधिनियम। अब जो ये 1858 का अधिनियम आया, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे एग्जाम में यहां पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन वहीं बनते हैं जहां तुम चूक जाते हो। कहां? उसको बोलते हैं मेरी भाषा में स्लिप पॉइंट। कहां? ये तुम जा रहे हो बेटा, सीधा जाने में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कहां बनेगा? यहां बनेगा मेरे दोस्त। जहां तुम चूके ना वहीं क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन हमेशा कहां बनता है? स्लिप पॉइंट पे। तो मैं तुम्हारे लिए एकदम छाट छाट के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं। एकदम जान लो, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी के साथ कर रहा हूं, एक भी फैक्ट बाहर नहीं जाएगा। तो चलो आओ देखते हैं क्या क्या फैक्ट आ रहा है। नंबर एक, जब 1858 का अधिनियम आया तो उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है तुम्हारे एग्जाम के लिए वो कुछ इस तरह के हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि महारानी ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया पूरी तरह से। यानी कंपनी, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कंपनी का शासन किस अधिनियम से खत्म हो गया, तो ये जान लेना
1857 के विद्रोह के बाद 1858 का जो एक्ट आया, अधिनियम आया, वहां से कंपनी का शासन पूरी तरह से खत्म हो गया, कंपनी का अध्याय खत्म हो गया और एक नया अध्याय शुरू हुआ महारानी विक्टोरिया के नाम पे, जिसको ताज के शासन के नाम से भी जाना जाता है। और उसका पहला फैक्ट है तुम्हारे लिए कि भारत का शासन पूरी तरह से महारानी के हाथ में चला गया। पूछ लेगा किस अधिनियम में, तो बताना है 1858 के अधिनियम द्वारा। दूसरा फैक्ट है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, जब महारानी ने अपने हाथ में ले लिया तो समझो यार, पड़ोसी के दुल्हा को देख करके बड़का वाला मोहर लगाते थे ना, लेकिन बाद में मॉडल मोहर आ गया, थोड़ा पगड़ी टाइप का। पैसा थोड़ी है कि एक ही जैसा सब चलेगा। अब कंपनी का शासन खत्म हुआ, महारानी अपना शासन चलाने जा रही, तो जाहिर से बात है कुछ नया काम करेगी। तो महारानी ने जो नया काम किया वो सबसे पहले उसने किया कि भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम उसने बदल दिया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, वही गवर्नर जनरल है। जब वो भारत के एज ए प्रतिनिधि के रूप में काम करता है तो उसका नाम होता है गवर्नर जनरल। अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आएगा तो उसका नाम हो गया वायसराय। यानी महारानी के शासन में, ताज के शासन में एक नया पद बनाया गया, गवर्नर जनरल के पद को चेंज करके, और उसका नाम रखा गया, क्या रखा गया मेरे बच्चे? वायसराय। क्या रखा गया? वायसराय। कौन सा पद बदल करके? गवर्नर जनरल का पद बदल करके उसका नया नाम रखा गया वायसराय। तो यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है कि बताओ ऐसा पहला वायसराय भारत का कौन बना? तो फटाफट जल्दी से कमेंट करके आप हमको बताइए, फटाफट बताइए। नहीं पता है तो चलो हम बताते हैं आपको। तो इस प्रकार से भारत का जो पहला वायसराय बना वो बनता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कई बार पूछा गया है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनता है। नेक्स्ट फैक्ट की ओर आते हैं, और आपको पता होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था व्यापारिक कामों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था राजनीतिक कामों के लिए बनाया गया था, जिसको द्वैध शासन कहा गया। और मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों को यहां समाप्त कर दिया गया। ध्यान देना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को यहां पे क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1858 के अधिनियम में क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। रट्टा नहीं मारना है, ध्यान से सुनना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया तो एक बात बताओ ना यार, गुलामी से बकबकवाएगा? द्वैध शासन आखिर किसको बोलते थे? इसी को तो बोलते थे। अब ये द्वैध शासन, अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म किया गया, यानी द्वैध शासन की भी समाप्ति यहीं पर हो गई। यहां पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर कह सकता है तो द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम में हुई? तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? वेरी गुड, समझदार हो। 1858 का अधिनियम, उसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त किया गया, यानी द्वैध शासन की यहां पे समाप्ति हो जाती है। आगे फैक्ट देखो मेरे बच्चे, अब आगे है, अब जब ये द्वैध शासन समाप्त हुआ तो भारत में एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव का पद। किसका पद? एक नया। यहां पे एक फैक्ट और आपसे पूछ सकता है, तो इस अधिनियम के माध्यम से भारत सचिव नाम का एक नया पद बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम, तो 1858 से उससे ज्यादा भूसा और कूड़ा करकट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना कह दिए बस उतना फैक्ट ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे आओ, देखो अब हम पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1861। भारत शासन अधिनियम 1861 में क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उस पर जरा ध्यान देते हैं। तो इसमें देखिए सबसे शानदार फैक्ट ये है माय डियर, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लल्ला, जरा ध्यान दो। इसमें जो सबसे शानदार फैक्ट है वो ये है कि पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को भी शामिल किया गया। अंग्रेजों को लग गया, महारानी को लग गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लग गया कि देखो भैया, अगर इनके देश में राज करना है तो बिना इनके यहाँ के चापलूसों को मिलाए काम नहीं होगा। इसको हमारे देश के
लोगों को भी इसमें शामिल करने का उन्होंने प्रयास किया। किस एक्ट के माध्यम से? भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। ध्यान दीजिए, दूसरा फैक्ट क्या, तो वायसराय ने किसको किसको शामिल किया? 1862 में, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने, बनारस का जो राजा था, देख लो किसी किसान को, किसी मजदूर का बेटा नहीं जा रहा है, गलतफहमी में मत रहना। किसको शामिल कर रहे हैं उसको भी पता है, बनारस के राजा को, दूसरा पटियाला के महाराजा को, और तीसरा दिनकर राव को वायसराय ने विधान परिषद की कार्यकारिणी में शामिल किया। कौन कौन? बनारस का राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को विधान परिषद में शामिल किया। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। कब शामिल किया? 1862 में। ठीक है, आगे देखो। अब इस एक्ट के माध्यम से, 1861 के अधिनियम के माध्यम से, जो वायसराय है माय डियर, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। और आपने अगर पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत भी, भारत का राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है 1, 2, 3 के माध्यम से। आया ना याद? 1, 2, 3 आगे बताऊंगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। 1, 2, 3 के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की पावर है। अध्यादेश क्या? जब पार्लियामेंट यानी संसद बैठक में ना हो और राष्ट्रपति को लग जाए कि देश के लिए कुछ जरूरी, कुछ ऐसा व्यवस्था करना जरूरी है जिससे देश में मौजूदा जो समस्या है उससे निपटा जाए, तो दैट इज कॉल्ड, जो उसका आदेश होता है उसी को बोलते हैं अध्यादेश। तो राष्ट्रपति को पावर है 1, 2, 3 में, और राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी करने की पावर रखता है 2, 3, 1 के तहत। इसमें 2, 3, 1, 1, 2 का 3, 2, 3, 1। वेरी गुड। आगे तो मैंने बताया आपको कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया उसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की पावर मिल गई। तो यहां से इतना काफी है। आगे देखो, अब आते हैं हम लोग मार्ले मिंटो के चक्कर में थोड़ा से कुछ बातें। तो मार्ले और मिंटो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, जैसे नदीम और श्रवण। नदीम श्रवण सुना होगा ना, फिल्मी दुनिया के नाम है यार, जरूर सुना होगा। ठीक उसी तरह से मार्ले अलग है और मिंटो अलग है। अब इस पे विस्तार से कभी अलग वीडियो बनाऊंगा तो ध्यान देना कि मार्ले मिंटो क्या कलाकारी है। फिलहाल अभी तो तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। तो 1909 का जो अधिनियम आया, इसको मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। आपसे पूछ सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? तो 1909 में आया। आपसे पूछ सकता है कि 1909 में कौन सा अधिनियम पास हुआ? तो आप कह सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि जो वायसराय का कार्यकारिणी है उसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शामिल करना, ताकि भारत के लोगों को लगे कि देखिए अपने लोग भी तो हैं, ताकि हर कुछ दिन लूटो खा, कोई बात नहीं। तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है एग्जाम की दृष्टिकोण से? नंबर 1 कि वायसराय की परिषद में, वायसराय की परिषद में, वायसराय वही लॉर्ड कैनिंग जो पहला वायसराय बना, हाँ, वायसराय की परिषद में पहले भारतीय के रूप में शामिल किया गया। किसको? सत्येंद्रनाथ सिन्हा को। किसको? सत्येंद्रनाथ सिन्हा को शामिल किया गया, पहला भारतीय। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की परिषद में पहला भारतीय कौन था? तो क्या जवाब होगा? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। माय डियर, दूसरा, इस अधिनियम को झगड़ा लगवाने वाला अधिनियम भी कहा जाता। हाँ यार, फूट डालो राज करो, देख ही रहे हो इस समय देश के अंदर हिंदू मुस्लिम। खैर, तो इस अधिनियम को भी झगड़ा लगवाने वाला अधिनियम कहा जाता है, सांप्रदायिक अधिनियम कहा जाता है। कैसे? देखो, बहुत तिकड़मबाजी किए लोग। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दिया गया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई, अलग से उनके लिए बना गया।
इसीलिए लॉर्ड मिंटो को, किसको, लॉर्ड मिंटो को झगड़ा लगवाने वाला यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को याद रखना, लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। किसको माना जाता है माय डियर? लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे फैक्ट पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।